नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इस पाठ के अगले विभाग में अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि न्यूरेमबर्ग रैली 1936 का किस तरह से, बाप रे कितने लोग हैं देखिए यहाँ पे। मैं भी देख ही रही हूँ कितने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए हैं। इस तरह से रैलियों का हर साल आयोजित की जाती थी। इस तरह की रैलियां हर साल जर्मनी में आयोजित की जाती थी और नात्सी सत्ता का प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था, यानी कि उद्दिष्ट होता था कि कितने लोग हैं, बाप रे। अब हम मैं भी देख रही हूँ जर्मनी में कितने, और वो स्वस्तिक का जो चित्र है वो जर्मनी का था, है वहां पे विभिन्न संगठन हिटलर के सामने में परेड करते हुए निकलते थे और उसकी प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे कि हम लोग हिटलर के बाजू में हैं, और उसके भाषण सुनते थे। उस वक्त रैली खत्म होने के बाद फिर उसका भाषण भी वहां पे होता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लोकतंत्र का ध्वंस। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया। किसको न्योता दिया? हिटलर को ही न्योता दिया। और यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नात्सी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जुड़ चुकी थी और सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया था। उसने क्या किया है उसको ही पता है, इतना उसने आतंक मचा दिया था। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और भी आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित ही कर दिया था। और वाइमर संविधान में इन अधिकार जो थे उनको काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अभी इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु और कम्युनिस्ट पर निशाना साधा। उसने क्या किया, ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया और कम्युनिस्टों का बर्बर दमन कर दिया गया और लगभग 5 लाख की आबादी वाले ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए लोगों की बची कुची 6,808 फाइलों में से 1,440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। और नात्सियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नात्सी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया था। कितना आतंक और कितना जुल्म उसने किया था हिटलर ने। आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम यानी इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया और इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का जो निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नात्सी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया था। अभी पूरे समाज को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए गए और पहले से मौजूद हरी वर्दी वाले पुलिस और स्टॉर्म ट्रूपर्स यानी एसए के अलावा उसके
बाद भी गेस्टापो यानी गुप्तचर राज्य पुलिस, उसके बाद एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा यानी एसडी का भी गठन किया गया और इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए और इन्हीं की वजह से नात्सी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हो गई। इससे तो और भी समस्या बढ़ गई थी और गेस्टापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था और ये नए दस्ते किसी को भी यातना गृहों में भेज सकते थे, यानी कि सुरक्षामय जीवन बिल्कुल खत्म हो गया था और किसी को भी बिना कानूनी कार्रवाई के देश निकाल दिया जा सकता था या गिरफ्तार किया जा सकता था और दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया था और इस तरह से पूरा आतंक मचा हुआ था। आगे देखते हैं पुनर्निर्माण। अभी पुनर्निर्माण किस तरह से हुआ था कि हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री ह्याल्मार शाफ्ट को सौंपी थी। अभी शाफ्ट ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया और मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फ्रक्स वैगन इस परियोजना की देन थी। अभी विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिल गई। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया और इसके बाद उसने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुटेंडलैंड प्रांत पर कब्जा किया। इतने मतलब उसने इतना प्रांत अपने अंदर काबिज किया था। फिर से एक बार बता रही हूँ, चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटलैंड के प्रांत पर उसने कब्जा कर लिया था और पूरे चेकोस्लोवाकिया को उसने हड़प किया और इस दौरान उसे इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था क्योंकि इंग्लैंड की नजर में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। अभी घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। आगे क्या हुआ, हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत पुनर्निर्माण कैसे हुआ, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में बच्चों लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले पड़ाव में प्रवेश करते हैं। चलिए